कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करें अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं YJ सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मल पावर स्टेशन के ऊपर। अभी जो थर्मल पावर स्टेशन होता है, एक्चुअल में वहाँ पर क्या जनरेट किया जाता है? पावर जनरेट किया जाता है। पावर जनरेशन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। जो ये सारे टीवी वगैरह जो चल रहे हैं, कैमरा जो चार्ज हो रहा है, ये सभी क्या है? पावर से चलते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट डिवाइसेस जो है एक साथ कार्य करते हैं। अब ये जो थर्मल पावर स्टेशन होता है, एक्चुअल में वो कैसे और किस बेस पर वर्क करता है, चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। तो थर्मल पावर स्टेशन आप देखे होंगे, बहुत सारे यूनिट्स को मिला करके एक पूरा कंप्लीट क्या कहलाता है? हमारा थर्मल पावर स्टेशन कहलाता है। ठीक है। अब इस थर्मल पावर स्टेशन में बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको आपको समझने हैं। सबसे पहले इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझा सकते हैं कि थर्मल पावर स्टेशन में जनरली 4 प्रकार के प्रोसेस जो कि मैनुअली आपको हैंडल करने होते हैं। ठीक है। जो भी आप पावर प्लांट जाओगे तो इन 4 चीज़ों को ही आपको फोकस करना है। कौन कौन से? एक तो हमारा बॉयलर होता है, दूसरा टरबाइन, तीसरा कंडेंसर, चौथा आता है हमारा पंप। ठीक है। अब इन्हीं 4 चीज़ों को ही हम लोग को कंट्रोल करके, जिसको ये साइकिल एक बोला जाता है, जिसको बोलते हैं रेनकाइन साइकिल। रेनकाइन साइकिल के ऊपर ये बेस्ड होता है। ठीक है। ये प्लांट और हाई से हाई प्रेशर या सुपर क्रिटिकल बॉयलर तक के प्रेशर जो है बॉयलर जो है पाए जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप। बॉयलर में क्या होगा? आपका हीट जनरेट करेंगे और हीट जनरेट करने के बाद इससे हम लोग स्टीम का जनरेशन करते हैं। ये तो हो गया बॉयलर। मतलब जब इस पे हीट दे रहे हैं तब जाके ये स्टीम जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि बॉयलर जो होता है वो उस पर हीट एडिशन होता है। इस चीज को याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? हीट का एडिशन होगा और हीट का रिजेक्शन कहाँ पे होगा? तो वो कंडेंसर पे होता है। कैसे होगा? जैसे ही हम लोग बॉयलर पे हीट देंगे तो हीट देने के बाद क्या हो जाएगा? वो पानी गर्म होगा। पानी गर्म होने के बाद उसको हम लोग कहाँ भेज देंगे? स्टीम टरबाइन में। टरबाइन में जाने के बाद जो बचा हुआ एग्जॉस्ट स्टीम है उसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं? कंडेंसर में। तो स्टीम को अगर हम कंडेंसर में भेजते हैं तो कंडेंसर का मेन काम क्या होता है? उस स्टीम को फिर से नॉर्मलाइज करके पानी में कन्वर्ट करना, या उसके एंथैल्पी को कन्वर्ट करके किसमें? सेंसिबल हीट जो लेटेंट हीट होता है उसको क्या कर देता है? वो कन्वर्ट करके फिर से गैसियस फॉर्म से वाटर फॉर्म में लाने के लिए हम लोग कंडेंसर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा हीट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ठंडा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग उसको पंप के थ्रू फिर से बॉयलर में भेजते हैं। तो यही हमारा चारों साइकिल जो है थर्मल पावर प्लांट में चलते रहता है। ठीक है। बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप, ये 4 चीजें हैं जिसको आपको कंट्रोल करने हैं। अब इसका एक लाइन डायग्राम देख लीजिए कैसा होता है। बॉयलर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? एक तो वाटर लाइन, एयर लाइन और फ्यूल सिस्टम होना चाहिए। तब जाके आप बॉयलर को आप क्या करोगे? कंट्रोल कर पाओगे। तो यहाँ से कोल गया, थर्मल पावर प्लांट है तो जाहिर सी बात है इसमें किसका उपयोग करेंगे? हम लोग कोल का उपयोग करेंगे। अब थर्मल पावर प्लांट में जो कोल यूज करते हैं जनरली वो A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, मतलब A से लेकर के H तक के जो ग्रेड में पाए जाते हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग B और C ग्रेड तक के कोल को हम लोग मैनुअली यूज करते हैं थर्मल पावर स्टेशन पर, और उससे भी ज़्यादा अगर A ग्रेड का कोल है तो उसको ज़्यादातर हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में स्टील मेल्टिंग के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से कोल आया, कोल से हम लोग क्या किए? हीट जनरेट किए। हीट जनरेट करने के बाद उसको स्टीम में कन्वर्ट किए। उस स्टीम को हम कहाँ भेज दिए? टरबाइन पर। टरबाइन पे जाने के बाद में उस सिस्टम को फिर से हम लोग नीचे कहाँ भेज दिए? कंडेंसर में। कंडेंसर से फिर से वो बॉयलर में चला गया। तो ये वाटर सर्कुलेशन पाथ हो गया। उसके बाद में स्टीम जो टरबाइन जब घूम रहा है तो टरबाइन के साथ जनरेटर लगा देते हैं। जनरेटर से हम लोग जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग बाहर सप्लाई में दे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भेज देते हैं।
तो इन सभी चीज़ों को देखते चलते हैं एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें होती है, कूलिंग टावर क्या है, टरबाइन क्या है, कैसे वो वर्क करते हैं, इनको एक एक कर करके समझते चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, जब भी हम लोग किसी बॉयलर या थर्मल पावर प्लांट को सोचते हैं कहीं जगह पर इस्टेब्लिश करने के लिए, तो सबसे पहला बात कुछ सिलेक्शन करने की आती है कि हमको रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, तो ज़्यादा दूरी तो नहीं पड़ेगा, लैंड कहीं पर ज़्यादा अगर महंगा है तो सस्ते एरिया में खोजा जाएगा। तो ऐसे करके क्या किया जाता है, एक प्लानिंग किया जाता है। तो जब भी हम लोग थर्मल पावर प्लांट को लगाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे लिस्टेड मैंने किया हुआ है। सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, जब भी हम लोग थर्मल पावर प्लांट को लगाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको साइट की सिलेक्शन करनी है। तो साइट सिलेक्शन में क्या कौन कौन से एरिया आएंगे, तो नियरेस्ट टू द लोड सेंटर, दूसरा आता है लैंड रिक्वायरमेंट, तीसरा आता है एस डिस्पोजल, चौथा आता है वाटर रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, लेबर सप्लाई और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया। ये मेजर जो सिलेक्शन करने की तरीका है थर्मल पावर प्लांट को सिलेक्ट करने के लिए। मींस इसका मतलब क्या है, नियरेस्ट टू द लोड सेंटर। अब जो भी पावर प्लांट आप लगा रहे हो तो क्या होना चाहिए, उसके आसपास में ही पूरे लोड सेंटर होने चाहिए। मींस हमको लैंड रिक्वायरमेंट है तो वो सस्ते दाम पे मिलना चाहिए, वाटर रिसोर्सेस हमको पास में मिलना चाहिए, कोई रिवर वगैरह होना चाहिए, वहां से 100 किलोमीटर दूर आप लगा रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पास जहाँ पे वाटर रिसोर्सेस हो वहां पे हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ कोल। अब कोल माइंस मान के चलो कि आप ऑस्ट्रेलिया से ही मंगा करके अपने प्लांट को चलाओगे तो एक न एक दिन तो बैठ जाएगा। तो ऐसे जगह पर पावर प्लांट को लगाया जाता है जहां पर कोल की अवेलेबिलिटी आसानी से हमको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आता है लैंड रिक्वायरमेंट, जहां पर सस्ते जमीन मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कोई भी सामान जब अगर हम लोग बनाते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें लाखों पार्ट्स लगाए जाते हैं पावर प्लांट पे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर अगर जगह नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लांट बनने में डिले हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। लेबर सप्लाइड, लेबर की सप्लाई भी वहां पे प्रॉपर मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रेगिस्तान में जाके आप पावर प्लांट खोल दिए जहां पर लेबर ही नहीं मिलेंगे आपको काम करने के लिए। तो लेबर्स, क्योंकि बल्क अमाउंट में लेबर की आवश्यकता होती है, इसलिए लेबर को भी ध्यान में रख करके पावर प्लांट को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट आता है एस डिस्पोजल के लिए हमें प्रॉपर लैंड मिलना चाहिए ताकि जो भी वहां से राखड़ निकल रहा है या एस निकल रहा है उसको क्या कर सके, उसको आसानी से हम डिस्पोजल कर सके। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया। अब डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पावर प्लांट लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है उससे निकलने वाले जो गैसेस हैं उसमें हो सकता है सोडियम SO2 हो सकता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है और पॉपुलेटेड एरिया से दूर हम लोग को पावर प्लांट को बनाने की आवश्यकता होती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब थर्मल पावर स्टेशन में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो लगाए जाते हैं। मैनली थर्मल पावर प्लांट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं। तो मेजर कंपोनेंट मैंने लिस्टेड कर दिया है। तो मेजर कंपोनेंट में कौन कौन से आएंगे, जैसे कि कोल हैंडलिंग प्लांट, पल्वराइजिंग प्लांट, ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट फैन, बॉयलर, एस हैंडलिंग प्लांट, टरबाइन एंड जनरेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर एंड पॉन्ड्स, फीड वाटर हीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर एंड रीहीटर, एयर प्रीहीटर, ESP, CHP, अल्टरनेटर विथ एक्साइटर, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे थर्मल पावर प्लांट के मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब इन सभी चीज के लिए हम लोग को एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। क्लियर है, ज़्यादातर हम लोग हर एक प्लांट के लिए बहुत सारे बल्क अमाउंट में क्या चाहिए, अपने को मेन पावर की आवश्यकता होती है। तो इसको कैसे हम लोग देखते चलते हैं, एक एक चीज क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, CHP। यहाँ पर भी दिया गया है CHP कोल हैंडलिंग प्लांट, और यहाँ पर भी कोल हैंडलिंग प्लांट दिया हुआ है, तो ये 2 बार हो गया था।
CHP का फुल फॉर्म क्या होता है? कोल हैंडलिंग प्लांट। मींस जो भी थर्मल पावर प्लांट में कोल से रिलेटेड सप्लाई की आवश्यकता होगी वो सारे मैनेजिंग कौन करता है? कोल हैंडलिंग प्लांट करता है। मतलब पावर प्लांट को चलाने के लिए जो फ्यूल की आवश्यकता होगी वो कौन कंप्लीट करेगा? तो कोल हैंडलिंग प्लांट उसको मैनेज करके देता है। कितने साइज का चाहिए उसको, उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए, उसमें कार्बन की परसेंट कितनी होनी चाहिए, ये सभी चीज को क्या करता है? मैनेज करता है कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट दूर में एक स्थित रहेगा जहां पर ट्रेन की पटरी हो सकती है, या जहां पर कोल यार्ड बनाए जाएंगे, बहुत बड़े एरिया में कोल यार्ड बनाया जाता है ताकि पावर प्लांट को कुछ दिनों तक अगर कोल की सप्लाई ना हो तो पर भी क्या हो जाए, वो प्रॉपर रन करता रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं? कोल यार्ड बनाया जाता है। तो इस कोल यार्ड में क्या करेंगे? इसको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हम लोग आपस में रीसाइजिंग करते हैं और उस रीसाइज को ही हम लोग क्या करते हैं? फिर प्लांट में भेजते हैं। तो देखिए कन्वेयर बेल्ट के थ्रू क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह उसको शिफ्ट कर करके फिर फाइनली हम लोग कहाँ पर भेजेंगे? पावर प्लांट में भेजेंगे। तो इसमें देखिएगा ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, इसी बेल्ट में क्या होता है? कोल को हम लोग डाल करके भेजते हैं बॉयलर तक। अब बॉयलर में जाने के बाद वहां पर बॉयलर के टाइप्स ऑफ चेंज हो जाते हैं, जैसे कि AFBC, PFBC, CFBC बॉयलर हो जाएंगे, है ना, कोई लंकाशायर बॉयलर, वेबकॉक, विल्सकॉक बॉयलर हो जाएंगे, तो वो अलग चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? अलग अलग टाइप्स के, अगर डायरेक्ट कोल का उपयोग कर रहे हैं तो डायरेक्ट कोल हो जाएगा AFBC में। अगर हम लोग PFBC का उपयोग कर रहे हैं तो उसको पीस करके भेजेंगे जहां पर हम लोग को बॉल मिल की आवश्यकता होगी। तो ये सारे हमारे CHP के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर स्टेशन में दूसरा पॉइंट आता है पल्वराइजिंग प्लांट। पल्वराइजिंग प्लांट का मतलब होता है जहां पर हम लोग PFBC बॉयलर का उपयोग करें। कहां पर? PFBC, पल्वराइज्ड फ्लूइडाइजेशन बेड कंबशन बॉयलर का उपयोग करें, वहां पर पल्वराइजिंग प्लांट का उपयोग किया जाता है। जो कोल CHP से आ रहा है उसको क्या करता है? ये पल्वराइजर रहता है। पल्वराइजर के अंदर में ऐसे करके ग्राइंडर्स लगे होते हैं, 3 ग्राइंडर्स रहेंगे। ये तीनों ग्राइंडर क्या होते हैं? आपस में जैसे ही कोल आता है तो उसको फिर वो ग्राइंड कर देता है, पीस देता है पाउडर के फॉर्म में। इस प्रकार से उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बड़े कोल को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्वराइजर। और पल्वराइजर का उपयोग ही हम लोग किसके लिए करते हैं? ये जो पल्वराइजर है ये भी एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दूसरा आता है बाउल मिल करके एक आता है, वो भी हमारा क्या करेगा? उसको कोल को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इस पाउडर फॉर्म को हम लोग कहां पर भेज देंगे? PFBC बॉयलर में, पल्वराइज्ड फ्लूइडाइजेशन बेड कंबशन बॉयलर में इसको भेज दिया जाता है। क्लियर है यहां तक? इन लोग का डिटेल्ड हम लोग वीडियो आगे पढ़ाएंगे, है ना, तो ज्यादा हेडेक ना लें। नेक्स्ट आता है हमारा बॉयलर। बॉयलर क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि बॉयलर ऑपरेटर सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास या BOE, यही लोग क्या करते हैं? बॉयलर ऑपरेशन को ज्यादातर संभालते हैं। क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट के बाद पहले क्या होता था, जो डिप्लोमा इंजीनियर है, बीटेक इंजीनियर है, उनको डेस्क पे बैठाया जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। सारे प्लांट में लगभग रिप्लेस कर दिए गए हैं। बॉयलर इंजीनियर होना ही चाहिए, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर होने ही चाहिए डेस्क ऑपरेशन के लिए। तो बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर कब बनते हैं? या तो आपके पास में बीटेक प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, डिप्लोमा प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तब जाके आप BOE बन सकते हैं, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर बन सकते हैं और डेस्क चला सकते हैं। ठीक है, बाकी जो सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास होते हैं वो सभी फील्ड ऑपरेशन का काम देखते हैं। फील्ड में भी बहुत सारे वर्किंग इक्विपमेंट है, उन सभी चीज के पैरामीटर्स वगैरह को देखते रहते हैं, ऑपरेशन को देखते रहते हैं। ठीक है, तो बॉयलर हमारा मेन चीज क्या होता है? बॉयलर apparatus डिजाइन टू द कन्वर्ट अ लिक्विड टू वेपर। ठीक है, ये क्या करता है? बॉयलर हमारा पानी से स्टीम बनाने का कार्य करता है। केवल पानी से स्टीम बनाना ही इसका मेन मकसद होता है। अब स्टीम क्यों बनाया जाता है? क्योंकि स्टीम से हम लोग का टरबाइन चलेगा, हीट इंजन है तो टरबाइन चलाया जाएगा। इसीलिए हम लोग बॉयलर में क्या करते हैं? केवल और केवल पानी बनाने का, पानी से हम लोग स्टीम बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इन कन्वेंशनल स्टीम पावर प्लांट अ बॉयलर कंसिस्ट ऑफ फर्नेस इन विच फ्यूल इज बर्न सरफेस to transmit heat from the combustion product to the water and space water steam can form a collected। ठीक है,
जब भी हम लोग बॉयलर को चालू करते हैं या बंद करते हैं, लेकिन इसका एक ही पर्पस को आपको याद रखना है कि हम लोग लिक्विड से वेपर में या वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बॉयलर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्राफ्ट सिस्टम। अब बॉयलर में, थर्मल पावर प्लांट में बोलो, बॉयलर बोलेंगे तो अलग हो जाएगा, बॉयलर को ही ले लेते हैं। बॉयलर में क्या होता है, ड्राफ्ट सिस्टम का उपयोग करते हैं। अब ड्राफ्ट सिस्टम हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम, एक हमारा आता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम, और तीसरा आता है हमारा बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम, ठीक है, या उसी को हम लोग कंबाइंड ड्राफ्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो जब भी हमारा बॉयलर को रन करेंगे तो क्या यूज करेंगे, बॉयलर को चलाने के लिए फर्नेस में एयर भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ड्राफ्ट फैन, एफडी फैन का उपयोग करते हैं। एफडी फैन से एयर भेजेंगे और इसको फिर खींचने के लिए, जली हुई गैस को खींचने के लिए आईडी फैन का उपयोग करते हैं, जिसको इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन बोलते हैं। अब जहां पर ये दोनों लगाए जाएंगे, एफडी फैन और आईडी फैन दोनों लगाते हैं, वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कंबाइंड ड्राफ्ट बोलेंगे या फिर उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लियर है, यहाँ पर आईडी फैन का, एफडी फैन का दिखाया गया है और यहाँ पर आईडी फैन का दिखाया गया है, ठीक है। एफडी फैन एंड आईडी फैन दोनों फैन लगे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है फीड वाटर हीटर। फीड वाटर हीटर का मतलब जैसे कि हम लोग इकोनोमाइजर को बोल सकते हैं, एक प्रकार से फीड वाटर हीटर। लेकिन फीड वाटर हीटर में क्या होता है, जो वेस्ट स्टीम है या टरबाइन से जो निकलने वाली स्टीम है, उसका उपयोग करके हम लोग पानी को बॉयलर में जाने से पहले हम क्या कर देते हैं, उसको गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने का तरीका क्या है, बॉयलर से टरबाइन, बॉयलर सिस्टम जो गया टरबाइन में गया, टरबाइन के बाद में वो कंडेंसर में गया, कंडेंसर में जाने के बाद में उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, इस हीट एक्सचेंजर में डाल देते हैं। अब हीट एक्सचेंजर में डालते हैं तो क्या होता है, देखिए टरबाइन से ब्लीड करके जो स्टीम आएगा उस स्टीम को हम लोग क्या कर देते हैं, इस हीट एक्सचेंजर में डाल देते हैं। तो स्टीम और वाटर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो हमारा पानी को ठंडा करना, पानी में चेंज करना था स्टीम को, वो भी हमारा काम हो जाता है। साथ ही साथ हमारा जो पानी, बॉयलर में जाने वाली पानी है, उसको क्या कर देता है, गर्म कर देता है, जिससे हमारा बॉयलर स्टीम जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर के अंदर में बहुत सारे ट्यूब्स लगे होते हैं जो क्वाइल के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा क्वाइल रहेगा, इस क्वाइल के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, पानी को भेजते हैं। इसके ऊपर में क्या रहेगा, हमारा स्टीम लाइन रहेगा। क्लियर है, तो ये होता है हमारा हीट एक्सचेंजर, जिसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, बॉयलर में पानी को भेजने से पहले क्या कर दे रहे हैं, वहां पे गर्म कर दे रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का मतलब होता है पानी को, फिर से वही बताया कि बॉयलर में जाने से पहले गर्म करना, ठीक है। तो एचपी हीटर, एलपी हीटर दो होते हैं जो कि स्टीम से क्या होता है, पानी को गर्म करता है। लेकिन हमारा इकोनोमाइजर जो होता है ये थर्ड पास में स्टैब्लिश किया जाता है। इकोनोमाइजर के जो भी कॉइल रहेंगे इसमें क्या रहेंगे, फिन्स बने होते हैं, बहुत सारे फिन्स रहते हैं। फिन्स बनाने का मेन मकसद क्या कहलाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करे, वो एब्जॉर्ब करे। फ्लू गैस की हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इकोनोमाइजर में फिन्स बनाते हैं। इकोनोमाइजर का मेन काम क्या होता है, बॉयलर में पानी को भेजने से पहले प्री हीटिंग करने के लिए हम लोग इकोनोमाइजर का उपयोग करते हैं। इकोनोमाइजर को जो एस्टेब्लिश किया जाता है वो कौन से जगह पर करते हैं, तो देखिए थर्ड पास, ये होता है हमारा फर्स्ट पास इतना एरिया, ये सेकेंड पास और ये थर्ड पास होता है। तो थर्ड पास में हम लोग का इकोनोमाइजर कॉइल या तो वो सिंगल स्टेज में हो गया, डबल स्टेज में, या टू पास बोलते हैं, वन पास या टू पास बोलते हैं। तो यहाँ पर इकोनोमाइजर को रखा जाता है ताकि फ्लू गैस से जो हीट आएगा वो क्या करे, इस हीट को एब्जॉर्ब करके वो बॉयलर में जाने वाली पानी को पहले से क्या कर देता है, वो गर्म कर देता है। क्लियर है। तो इकोनोमाइजर भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुपर हीटर एंड रीहीटर। सुपर हीटर एंड रीहीटर का काम क्या होता है, अब हमारा बॉयलर एक बार इकोनोमाइजर से निकल के चला गया, फिर एचपी हीटर एलपी हीटर में चला गया। किसी के यहाँ एचपी हीटर एलपी हीटर होता है, लेकिन कई जगह प्लांटों में एचपी हीटर एलपी हीटर नहीं होता। तो वहां पर क्या होता है, इकोनोमाइजर से निकलने के बाद वो पानी कहाँ चला जाता है, सीधा स्टीम ड्रम पर।
अब स्टीम ड्रम में जाने के बाद उस पानी को फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, डाउन कॉमर के थ्रू सर्कुलेट करते हैं, कहाँ, वाटर वॉल के थ्रू फिर से ड्रम पर। अब उसके बाद उसमें कई जगह पर रेडिएंट इवेपोरेटर देते हैं और कहीं पर हमारा एक्सटर्नल इवेपोरेटर होता है। तो जहां पर दोनों भी होगा तो भी चलेगा, रेडिएंट इवेपोरेटर और एक्सटर्नल इवेपोरेटर। वो डिपेंड करेगा आपके हीट ट्रांसफर के ऊपर कि आप कितना हीट कौन से जोन पे भेजना चाहते हो या ट्रांसमिट करना चाहते हो। क्लियर है? तो हमारा जो इवेपोरेटर्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, सुपर हीटर जो है ये क्या करेगा, जब ड्रम में पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस समय स्टीम क्या रहता है, सैचुरेटेड स्टीम होता है, मतलब उसमें नमी होती है। तो उस नमी को अगर हम लोग डायरेक्टली टरबाइन पर भेज देंगे तो क्या होगा, ना तो उसमें ज़्यादा प्रेशर होगा और ना ही ज़्यादा वो दूर तक ट्रेवल कर पाएगा और वो बीच में ही कंडेंस हो जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ता है, हमको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वाटर वॉल होता है यहाँ से निकल करके ड्रम में तो पानी चला गया, ड्रम से फिर हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइमरी सुपर हीटर और एक सेकेंडरी सुपर हीटर लगा देते हैं। प्राइमरी सुपर हीटर से क्या होगा, जब हमारा बॉयलर से स्टीम निकलेगा तो उस स्टीम को फिर वो क्या कर देता है, प्राइमरी सुपर हीटर में लेके जाएगा, प्राइमरी सुपर हीटर के बाद में सेकेंडरी सुपर हीटर में लेकर के चला जाता है। इससे बीच में क्या करते हैं, एक टेम्परेचर भी उपयोग करते हैं। अगर कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो गया स्टीम का तो पर भी हमारे टरबाइन के लिए वो हानिकारक साबित हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, टरबाइन में जाने से पहले एक जो रेटेड टेम्परेचर होता है और एक रेटेड प्रेशर होता है जिसकी कंडक्टिविटी होगी स्टीम की, उस एक स्पेसिफिक पैरामीटर को फॉलो करते हुए हमको स्टीम जनरेशन भी करना होता है। क्लियर है? और ये होता है सुपर हीटर कॉइल, ये हेडर है सुपर हीटर का। ठीक है, अब ये सुपर हीटर का उपयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं, सैचुरेटेड स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए या सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सुपर हीटर का उपयोग करते हैं। क्लियर है? इसको फर्स्ट जोन में हम लोग रखते हैं ताकि ये रेडिएंट सुपर हीटेड जो स्टीम है वो कैसे बनेगा, जब रेडिएशन के संपर्क में आएगा तो डायरेक्ट हीट लगने की वजह से क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई स्टीम बन जाता है, फिर उसको टरबाइन पे भेजा जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आता है मेन कंपोनेंट में एयर प्रीहीटर। अब एयर प्रीहीटर हमारा क्या होता है, आपको जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जब भी हम लोग बॉयलर में फ्यूल को जलाते हैं तो वहाँ पे क्या चाहिए, हमको फ्यूल चाहिए और एयर चाहिए और एक निश्चित मात्रा में टेम्परेचर होना चाहिए। तो जब हम लोग फ्यूल को जलाते हैं तो उस समय हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एयर की। तो एयर अगर हम लोग डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से लेकर के अगर फर्नेस में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बरसात के दिन में एयर ठंडा रहता है तो उसमें मॉइस्चर रहेगा। अब वो मॉइस्चर अगर हम लोग फर्नेस में भेज देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा फर्नेस का इफ़िशियंसी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के अंदर जो फर्नेस के अंदर जो बॉयलर में आग जला रहे हैं वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है या उसकी हीट कैपेसिटी कम हो सकती है। इसीलिए उसको क्या कर देते हैं हम लोग, बॉयलर में जाने से पहले हम लोग गरम कर देते हैं। तो गरम कैसे करेंगे, तो एपीएच के माध्यम से। एपीएच को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर प्री हीटर के नाम से जाना जाता है। एयर प्री हीटर दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा रोटरी टाइप होता है, दूसरा हमारा ट्यूबुलर टाइप होता है। ठीक है, एक रोटरी टाइप एयर प्री हीटर, दूसरा हमारा होता है ट्यूबुलर टाइप एयर प्री हीटर होता है। अब इस एयर प्री हीटर में क्या करेंगे, एफडी फैन जो होता है, फोर्स ड्राफ्ट फैन, वहां से हम लोग एयर को एटमॉस्फेयर से ब्लीड करके लेंगे और उसको प्रेशराइज करके कहाँ भेजते हैं हम लोग, एपीएच में। एपीएच में पहले एयर को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद हम लोग फिर उसको कहाँ भेज देते हैं, बॉयलर में जलाने के लिए भेज देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें एपीएच लाइन नहीं दिया ना, तो यहाँ से देख लेते हैं। ये एयर इनलेट दिखा रहा है, मतलब कि एफडी फैन से हम लोग क्या करते हैं, एयर को लेते हैं, एयर को भेजने के बाद ये क्या हो जाएगा, सर्कुलेट होगा, और सर्कुलेट होने के बाद ये एक्चुअल में एयर जो है ट्यूब के बाहर रहता है और ट्यूब के अंदर हमारा फ्लो गैसेस होती हैं। तो जब ये एयर जो ट्रेवल करेगा तो क्या हो जाता है, ये हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गर्म हवा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब उसको क्या करें हम लोग, जब बॉयलर में भेजेंगे तो फ्यूल जो है आसानी से जल जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, एपीएच का उपयोग करते हैं ताकि वह हवा को गर्म कर सके या ड्राई रख सके। क्लियर है?
इतना पसीना आ रहा है रे बाबा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं एस हैंडलिंग सिस्टम। अब जो बॉयलर में जितने भी आपने कोल वगैरह जो यूज किए हैं, इस कोल में क्या होगा, कुछ न कुछ मात्रा में तो डस्ट निकलेगा। इस डस्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव करके हम लोग बाहर भेज देते हैं। अब डस्ट जो होता है इसमें दो प्रकार के, कौन कौन से हैं, एक तो हमारा कहलाता है बॉटम एस और दूसरा कहलाता है हमारा फ्लाई एस। ठीक है, इन दोनों को याद रखना। इन दोनों का जो रेशियो होता है ये रहता है 20:80। ठीक है, 20:80 का होता है, इस चीज को याद रखना। क्लियर है, या 1:4 का होता है। तो बॉटम एस और फ्लाई एस जो है 20:80 का होता है, ये पेपर में भी आपसे पूछा जाएगा। तो बॉटम एस किसको बोलेंगे और फ्लाई एस किसको बोलेंगे, तो जो बॉयलर के नीचे जहां पर ड्रेन करते हैं और उसके बाद जो इकोनोमाइजर के नीचे जो ड्रेन करते हैं, यहाँ पर आगे चल के जो इकोनोमाइजर है यहाँ पर अगर ड्रेन करेंगे हम लोग, ये तो खैर ESP है, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इस एरिया में जो ड्रेन करेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम एस के नाम से जानते हैं। अब जो फ्लाई एस है वो कहाँ से, तो हमारे ESP से जो निकलने वाली है, ESP का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहलाता है। तो यहाँ से जो हमको मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाई एस, और यहाँ पर जो मिलेगा APH और इकोनोमाइजर में जो मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम एस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, तो एस हैंडलिंग सिस्टम में हम लोग क्या कर देते हैं, जो एस यहाँ से निकलता है इसी को ही कन्वेयर के थ्रू या कन्वेइंग सिस्टम बोलते हैं। इस कन्वेइंग सिस्टम के थ्रू हम लोग उसको कहाँ भेज देते हैं, सेलो में या स्टोरेज टैंक में, या सेलो के नाम से जाना जाता है। इस सेलो में भेजने के बाद इसको क्या करते हैं, कन्वेइंग बेल्ट रहता है या कन्वेयर रहता है, जहाँ पर वाटर स्प्रे करके उसको क्या कर दिया जाता है, मिक्स करके ट्रक में अनलोड कर दिया जाता है। फिर इसको हम लोग ट्रक को बाहर जहाँ पे डिस्पोजल एरिया जो बोल रहे थे ना, एस डिस्पोजल एरिया, उधर जा करके हम लोग क्या कर देते हैं, उसको डंप कर देते हैं। ठीक है, ये सैलो होता है, ये कन्वेइंग सिस्टम है। ये पूरा देखो ESP के नीचे में कन्वेइंग सिस्टम लगा रहता है। ये कन्वेइंग सिस्टम जो है डोम सील्ड और डोम रहता है, जो एयर प्रेशराइज करके इसको कहाँ भेज देगा, पूरे सिस्टम का जो भी एस रहेगा उसको सेलो में लेके भेज देता है यहाँ पर। ठीक है, या यहाँ पर बोल दीजिए, सेलो में लेकर के भेजेगा, सेलो से फिर नीचे ट्रक में अनलोड करके उसको फिर हम लोग बाहर डिस्पोजल कर देते हैं। क्लियर है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ESP। ESP का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो मैंने अभी बताया कि ये क्या करता है, यह एक प्रकार का नॉर्म्स को कंट्रोल करने का काम करता है। नॉर्म्स को कंट्रोल करना मतलब कुछ गाइडलाइन हैं कि पावर प्लांट मैक्सिमम इफिशिएंसी तथा मिनिमम क्या बोलना चाहिए, पॉल्यूशन करके ही हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल करता है। क्या करता है, ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। इसको लिखते चलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोलिंग डिवाइस। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होता है। इस ESP के नीचे जैसे कि अभी आपने देखा एस हैंडलिंग सिस्टम लगा होता है, ताकि जो भी यहाँ से इनलेट फ्लू गैस है, यहाँ से क्या जाता है, फ्लू गैस जाता है। अब ये फ्लू गैस में जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाता है, ESP उसको कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट करने के बाद उसको नीचे बैठा देता है, शट डाउन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या,
फ्लाई एश के नाम से जाना जाता है। इस फ्लाई एश को फिर कन्वेइंग करके हम लोग सेलों में भेज देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जो बाहर निकलने वाली गैसेस हैं ये हमारा शुद्ध हो जाता है, मीन्स पॉल्यूशन फ्री हो जाता है। अब इस पॉल्यूशन फ्री वाले गैसेस को फिर हम लोग क्या करते हैं, चिमनी के थ्रू बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं। देखो यहाँ से गैस एंट्री लिया, यहाँ से बाहर निकला, मीन्स इधर से गैस एंट्री लिया, इधर से आकर के बाहर आईडी फनी के थ्रू फिर चिमनी से बाहर निकाल के हम लोग क्या कर देते हैं, उसको एटमॉस्फेयर पे रिलीज कर देते हैं। क्लियर है? तो ESP का मेन काम क्या होगा, यह एक पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जो फ्लू गैस की सफाई करता है तथा डस्ट को कलेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है टरबाइन एंड जनरेटर। ये आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सभी है बट इसका भी वीडियो बहुत जल्दी हम लोग बनाएंगे। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन हमारा क्या है, एक प्रकार का इंजन है। वो कौन सा इंजन है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीम इंजन, या स्टीम इंजन के नाम से भी बोला जाएगा, या इसी को ही हम लोग बोल देते हैं हीट इंजन, जो हीट से चल रहा है ना। तो स्टीम इंजन है क्योंकि टरबाइन के अंदर क्या लगा होता है, रोटर, और रोटर के ऊपर लगे होते हैं मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड। इस ब्लेड पे जब हम लोग कोई चीज को टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसको घुमाता है। तो स्टीम को हम लोग क्या करेंगे, हाई प्रेशर में जब टरबाइन पे भेजते हैं तो टरबाइन को वो रोटेट करता है। जब रोटेट करेगा तो ये कौन सा, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जो कन्वर्जन मैंने बताया था उसको भी याद रखना, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो ये जब घूमेगा तो इसके साथ हम लोग किसको कनेक्ट कर दिए हैं, जनरेटर को। तो जनरेटर के साथ जब ये कनेक्टेड रहेगा तो टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर भी घूमेगा, और जब जनरेटर घूमेगा तो यहाँ पर रहता है फ्लक्स कटिंग डिवाइस। फ्लक्स कटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, जो एक्साइटर रहेगा वो क्या करेगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को फिर रोटर क्या करता है, उसको काटता है, जिसके वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, AC, मतलब अल्टरनेटिंग करेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो टरबाइन का काम है हीट को लेकर के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, फिर टरबाइन के मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो एक एक कर करके सबको समझेंगे। अभी बेसिक चीज देखते चलते हैं, ये सब चीज क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अल्टरनेटर विथ एक्साइटर। जैसे कि मैंने बताया, जो अल्टरनेटर है और एक्साइटर है ये पीछे साइड में लगाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा क्या है, एक्साइटर है, और ये हमारा क्या है, पूरा अल्टरनेटर है। तो अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग होने की वजह से एक्साइटर क्या करता है, वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है। ऐसे में तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना मीन्स क्या होता है, जब आप एक चुंबक लोगे तो चुंबक के बीच में अगर लोहे को बीच में रखोगे होल में, तो क्या होता है, वो एक तरफ खींचना चालू करता है ना, मतलब कि उनके बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। या चुंबक को आप रखे रहोगे, दूसरे लोहे को रखोगे तो क्या होता है, वो अपनी ओर खींच लेता है। तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ एरिया तक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मींस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग है, इसके कुछ एरिया तक क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग, ये हमारा क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग, और ये है हमारा रोटर वाइंडिंग। ये रोटर है और ये फील्ड है, तो इसमें कॉइल लगे होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप रहता है, और इसी गैप में क्या बनाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। वो किससे बनाएंगे, तो एक्साइटर से बनाते हैं। और एक्साइटर जब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा उतनी ही ज़्यादा हमारा जो जनरेटर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चालू करेगा। ठीक है, तो ये होता है एक्साइटर का काम। एक्साइटर का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना। ज्यादा बढ़ाएंगे तो ज्यादा पावर जनरेशन, कम बढ़ाएंगे तो कम पावर जनरेशन। नेक्स्ट आता है हमारा कंडेंसर।
अब टरबाइन के नीचे में जो कंडेंसर लगाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि टरबाइन के बाद क्या रहता है, कंडेंसर, पहले बॉयलर, फिर टरबाइन, फिर कंडेंसर, फिर उसके बाद में आता है पंप। ठीक है, तो कंडेंसर हमारा क्या काम करेगा, जो हमारा टरबाइन से क्या आता है, टरबाइन से स्टीम आ रहा है, उसको क्या करेगा, वो पानी के फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करेगा, क्योंकि पंप से हम लोग स्टीम को हम लोग पंपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पंप जो है एक्चुअल में स्टीम को पंप नहीं कर सकता, वो लिक्विड को पंप करता है। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर केवल और केवल स्टीम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं फिर से। अब वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वाटर इनलेट भेजेंगे, ये ट्यूब में जाएगा, ट्यूब में जाने के बाद बाहरी एरिया में क्या रहता है, स्टीम रहता है। तो जब ठंडा पानी इस पे सर्कुलेट करेंगे तो स्टीम टकरा करके क्या हो जाता है, वो पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस पानी को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट वेल वाटर बोलते हैं। और इस वाटर को हम लोग भेज देते हैं फिर से CST टैंक में, कंडेंस स्टोरेज टैंक में, ताकि उसको फिर से रीयूज किया जा सकता है। तो कंडेंसर में 2 इनलेट 2 आउटलेट होते हैं, और इसके अंदर में बहुत सारे ट्यूब्स बने होते हैं। ठीक है, ट्यूब का मटेरियल कॉपर का हो सकता है, कहीं कहीं पर एल्युमिनियम का होता है, और कहीं कहीं पर ब्रास के होते हैं। तो इन चीज़ को याद रखना। ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम या ब्रास के हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। क्लियर है। अब बोलोगे कि सोने की भी अच्छी होती है, तो सोना महंगा है ना, नहीं कर सकते, हीट एक्सचेंजर के रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते, और महंगा भी है। ठीक है, तो कंडेंसर का काम क्या है, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना, ताकि पंप कर सकें और उसको फिर से रीयूज किया जा सके। अब यहाँ से इनलेट जो वाटर आ रहा है, ये कहाँ से आएगा, तो ये आता है हमारा कूलिंग टावर से। तो कूलिंग टावर क्या होता है, आगे हम लोग इसको भी देखेंगे। तो कूलिंग टावर एंड पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मतलब तालाब जहां पर पानी भरा हो। ठीक है, अब हमारे पास कूलिंग टावर 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है नेचुरल कूलिंग टावर, और दूसरा आता है हमारा फोर्स कूलिंग टावर। तो नेचुरल कूलिंग टावर में क्या रहेगा, इस प्रकार से एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहेगा, और इस स्ट्रक्चर के नीचे देखोगे तो गैप रहता है। तो इससे क्या होगा, नीचे से एयर जब जाएगा, इस प्रकार से थोड़ा सा समझते हैं इसको, तो नीचे से देखिए यहाँ पर जो होल दिख रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, एयर एंट्री करता है, और एयर एंट्री करके ये ऊपर की ओर उठता है। तो जब ये ऊपर की ओर उठेगा तो एयर के साथ पानी को वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, गिराते हैं, गर्म पानी। जैसे कि हमने देखा कि कंडेंसर में स्टीम को हम लोग वाटर में कन्वर्ट किए, तो वाटर जो हम लोग वहाँ पर भेज रहे हैं ठंडा करने के लिए, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उस गर्म पानी को हम क्या कर देते हैं, उसको ऊपर से ऐसे करके गिराते हैं। कहाँ से, इस कूलिंग टावर से ऊपर से गिराते हैं, एक फुहारा के फॉर्म में, झरना टाइप से। तो जब वो गिरता है और नीचे से एयर जाता है, तो क्या करता है, ये एयर उसके हीट को लेकर के बाहर एटमॉस्फेयर पे रिलीज कर देता है, जिसके वजह से फिर से पानी ठंडा हो जाता है, और कंडेंसर को फिर से वो ठंडा करने का काम करता है। मतलब यहीं पर ही उसका साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, कूलिंग टावर टू कंडेंसर। अब कूलिंग टावर की बात करें तो एक होता है ये फोर्स वाला। फोर्स वाले में क्या होता है, इस प्रकार से देखना, जैसे हेलीकॉप्टर में बहुत बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, वैसे इस पे पंखे लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं। इस प्रॉपर शेप में, गोल शेप में यहाँ पर बहुत बड़े फैन लगे होते हैं, जो एक मोटर ड्राइव के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड होता है, और ये घूमता है। तो जब ये घूमेगा तो नीचे से जो पानी गिर रहा है, गर्म पानी, तो उससे क्या होता है, ये पूरे वेपर को ऊपर उठा करके फेंक देता है। इससे क्या होगा, हमारा जो पानी है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। ऐसे करके वेपर के फॉर्म में यहाँ से निकलता रहता है, देखना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पानी ठंडा हो जाएगा, और फिर से इसको हम लोग रिसर्कुलेट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल इक्विपमेंट्स। प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जो बॉयलर 2nd क्लास 1st क्लास हैं या BOE हैं, वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर DCS में जा करके देखते हैं, और DCS में हम लोग क्या करते हैं, वहीं से ही पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब कुछ जैसे कि काम, अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो फील्ड में जो ऑपरेटर है, तो उसको बोला जाता है कि मैनुअली उसको चालू करो, मैनुअली या तो उसको बंद करो, या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको मैनुअली हैंडल करो, अगर ब्रेकर डाउन हो गया है तो उसको फिर मैनुअली करो। तो ऐसे करके हम लोग करते हैं। तो कंट्रोल इक्विपमेंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, जो हमारे पूरे पावर सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है।
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या रहते हैं, DCS लगे होते हैं। इस DCS से हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं किसको, प्लांट को। वहाँ बहुत सारे मॉनिटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके लिए एक सिलेक्टेड बंदे यहाँ पर बैठे रहते हैं जो उसको DCS को ऑपरेट करते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मीन्स बहुत अच्छे से नॉलेज की आवश्यकता है, तब जाके आप DCS पे बैठ के काम कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है, हमारे सिस्टम को रिलायबल तरीके से चलाने के लिए या कंट्रोल्ड या लिमिट में सभी पैरामीटर्स को रखने के लिए ये कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन सिस्टम को अप्लाई किया जाता है एंड इक्विपमेंट्स को लगाया जाता है ताकि हमारा हर चीज़ पैरामीटर क्या हो, सेफ रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब क्या होगा, जितने भी हमारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं उन कंट्रोल सिस्टम को आप बार बार जा करके ओपन क्लोज करोगे। पहले ज़माने में तो होता नहीं था, लेकिन अभी क्या है, सभी चीज़ें पूरे कंट्रोलिंग सिस्टम में हो गए हैं। मतलब ऑटोमेटिक बस आप कमांड दे दिए 40 मेंटेन करना है तो वो 40 मेंटेन करता रहेगा बेचारा। तो ये कंट्रोल जो सिस्टम्स हैं ये किसके वजह से होता है, तो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के वजह से होता है। तो जितने भी अभी वॉल वगैरह यूज किए जाते हैं ज़्यादातर वो क्या रहता है, कंट्रोल सिस्टम होता है और वो इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट होता है जो अलग अलग जगह पर गैस फ्लो को, वाटर फ्लो को, एयर फ्लो को, कंबशन को, हीट को या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टीम के फ्लो को, स्टीम के प्रेशर को, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है ऑटोमेटिक। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट्स करके बताइएगा एंड लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप YJ सक्सेस ट्रैक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जो कि आपके प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे और जल्दी से आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और जो भी आपको लगता है कि इस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। क्लियर है? चलिए गुड नाइट।